हाय फ्रेंड्स। सो ये लास्ट वीडियो होगी असिस्टेंट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन सीरीज़ की। इसके अंदर मैं आज रीजनिंग के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैं इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो मुझे आप ये बताइए कि कौन से टॉपिक्स में आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन इन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है। तो मैं उन टॉपिक्स पे अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं सारे प्रश्नों को संकलित करूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ायदा करेगी एग्ज़ाम में। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि इन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं उन टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, चलो मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ इसको। अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। देखो, ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं सीरीज वाले, जिसमें आपको क्या देंगे, आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर दे सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेटिक ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये बताना होता है कि अगला ये जो पैटर्न मिसिंग है वो पैटर्न क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैसे पता लगाते हैं पैटर्न मिसिंग का। हम देखते हैं कि आर और वी में क्या मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है अल्फ़ाबेट्स, उनमें कोई रिलेशन स्थापित हो रहा है नहीं हो रहा, हम वो चेक करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे, आप सबसे पहले क्या करना, ऐसे प्रश्न जब भी करो तो आप जो है ब्लैंक शीट जो आपको देंगे एग्जाम एग्जाम हॉल में, जब आप जाओगे एक ब्लैंक शीट ब्लैंक पेपर मिलेगा। तो उस ब्लैंक पेपर पे क्या करना, पूरा आप अल्फ़ाबेट्स लिख लेना, मतलब ए बी सी डी और जेड तक लिख लेना। उनके नीचे नंबर डाल देना 1 2 3 4 और 26 तक। तो आपको पता चल जाएगा आर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, इस तरीके से फिर वी कौन से नंबर पे आता है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है इनमें। जैसे अब मैं बताऊं, आर और वी में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी 4 का डिफरेंस है। देखो, आर और वी में 4 का डिफरेंस है। फिर वी और जेड में 4 का डिफरेंस है। और जेड और डी में 4 का डिफरेंस है। और फिर डी और एच में 4 का डिफरेंस है। तो मतलब आर में प्लस 4 जोड़ेंगे तो वी मिल जाएगा, वी में प्लस 4 जोड़ेंगे तो जेड मिल जाएगा, जेड में प्लस 4 जोड़ेंगे तो डी मिल जाएगा, और डी में प्लस 4 जोड़ेंगे तो एच मिल जाएगा। तो पहला तो हमें पता चल गया कि पहला तो डी मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, सेकंड वाला ए और ई में प्लस 4 का अंतर है, ई और आई में प्लस 4 का अंतर है, आई और एम में प्लस 4 का अंतर है, और एम और क्यू में प्लस 4 का अंतर है। तो सेकंड वाला भी +4 की सीरीज में चल रहा है। थर्ड वाला देखो, एम और टी में +7 का अंतर है। तो +7 +7 +7 +7, जब हम ये तीनों अप्लाई कर देंगे तो हमें डी एम एच वैल्यू मिल जाएगी। और डी एम एच इसका राइट सॉल्यूशन है। तो अभी तो मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ। मैं पेन और पेपर पे अ, अच्छे से पेन और पेपर की सहायता से अच्छे से आपको इसको कवर करके दिखाऊंगा कि आप इस तरह के प्रश्नों को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और मतलब आपको 30 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। टेक्स्ट भी बताऊंगा आपको कि किस तरह आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, ठीक है, ये है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये बताना है हम, ये जो लेटर्स है इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए। तो आप वही है, इसमें पता लगाओ के और एन में क्या डिफरेंस है, एन और क्यू में क्या डिफरेंस है। तो आप नीचे देख लो। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, अल्फ़ाबेट लिख लो, पोजीशन वैल्यू लिख लो। ए पे 1 आता है, बी पे 2 आता है, सी पे 3 आता है, डी 4 ई 5। तो हमें पता चल जाएगा भाई आर कहाँ पे है सपोज। अब इसमें पहला लेटर कौन सा है, के है, के कौन सी जगह पे है, के 11 पे है। ठीक है, दूसरा लेटर कौन सा है, यहाँ पे एन है, एन कौन सी जगह पे है, भाई एन है अपने के एल एम, एन है हमारे 14 पे। ठीक है, तो 11 और 14 में 3 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा +3 +3 +3 की सीरीज बन रही है। दूसरे में -3 -3 -3 की, फिर +3 +3 +3 की, फिर माइनस माइनस माइनस। तो इस तरह जब आप ये अप्लाई कर दोगे तो आपको टी एल एल ए आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। देखो, के में +3 जोड़ोगे और एन में +3 जोड़ोगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू में +3 जोड़ोगे तो टी मिलेगा। ठीक है, अब यू में से 3 घटाओगे तो आर मिलेगा, आर में से 3 घटाओगे तो ओ मिलेगा, ओ में से 3 घटाओगे अगर आप माइनस करोगे तो एल मिल जाएगा आपको। तो यही अप्लाई करना है, यही अप्लाई कर दोगे तो आपको फिर ये टी एल एल ए आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंटर इज कोडेड एज दिस, तो नेटवर्क को क्या लिखेंगे। देखो, इसमें कैसे पता लगाना है हमें। कई बार है ना, हम क्या करते हैं कि इसको अ, इनकी जो पोजीशन उनको चेंज करके करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ये तरीका काम नहीं आता।
हम पी को आर की जगह रखेंगे, आर को पी की जगह रखेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। पर इसमें आप डेफिनेटली देख सकते हो कि वैसा इसमें कहीं बन नहीं रहा। अगर आपको पता करना है कि वैसा क्यों नहीं बन रहा, तो आप देख सकते हो, देखो आर यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो इससे पता चल जाएगा कि पोजीशन वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये फिर किस टाइप का क्वेश्चन है? ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको इसमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके देखना है। तो पी से क्यू में कैसे जाओगे? ठीक है, तो पी से क्यू में कैसे जाओगे? +1 करके। ठीक है, तो p +1 क्यू बन जाएगा। आर से पी में कैसे जाओगे? तो आर से पी में जाओगे -2 करके। ठीक है, तो इस तरह जब आप सीरीज बना दोगे, +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7, तो सेम इसी चीज को जो है आप एन नेटवर्क पे लगा दोगे, तो हमें OCWS TLR आ जाएगा, मिल जाएगा। तो OCWS TLR हमें यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। सेम फूड को HSUL लिखते हैं, तो बेक को क्या लिखेंगे? सेम यही फॉर्मूला लगाना है, +2 +4 +6 +8। हमें बस इसमें पैटर्न पहचान आना चाहिए। अगर आपको पैटर्न पहचान आ गया ना, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है इसका। ठीक है, तो चलो इसमें पैटर्न पता चल गया। मैं +2 +4 +6 और +8 है, तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मेरा गलत हो गया था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा। इसमें देखो क्या था, एम भाई है एन का, एन भाई है पी का, क्यू जो है फादर है एम के। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट डेफिनेटली ट्रू। तो देखो, हम जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, एक तो आप सिंबल्स बना लिया करो, जिससे क्या होता है आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखो, फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को हम करेंगे रेक्टेंगल से, ठीक है, स्क्वायर से करेंगे, और मैरिड कपल को हम डबल लाइन से कर देंगे, सिबलिंग्स को सिंगल लाइन, हॉरिजॉन्टल, और डिफरेंस ऑफ जनरेशन मतलब अगर जैसे जनरेशन गैप है, जैसे बाप मतलब पिता पुत्र है, या दादाजी पिता है, तो इस तरह हम उसका डिफरेंस एक स्ट्रेट लाइन से कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन से शो कर देंगे। ठीक है, तो अब फैमिली ट्री कैसे बनाओगे आप? देखो, यहाँ पे मेल है, तो मेल को हम स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर डाल देंगे। तीनों मेल है, बॉक्सेस के अंदर डाल दिए। पी यहाँ पे नहीं देखो, पी का हमें पता ही नहीं चला कि ये मेल है फीमेल है, इसलिए हमने इसको ना बॉक्स में डाला ना सर्कल में डाला। इसलिए देखो अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पी इज ब्रदर ऑफ एम, पी एम का भाई है। ये सही भी हो सकता है और गलत भी, क्योंकि हो सकता है पी एम की बहन भी हो, क्योंकि इस स्टेटमेंट से, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पी भाई है, लड़की है लड़का है। इसलिए जो ये वाला है ना, थर्ड वाला, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, तो ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि वो लड़की है लड़का, तो हम कैसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो भाई हो गया या बहन होगी। इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन राजेश सेड ही इज सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई वाइफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो इसमें भी आप एक सिंबल और मीनिंग करके कर सकते हो। वैसे ये तो बहुत इजी था, आप आराम से भी निकाल दोगे सीधे सीधे। तो ये वाली चीज़ आप याद रखना कि इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दोगे, फटाफट बन जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, राजेश फादर, फिर राजेश, फिर मैन, और राजेश वाइफ। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बन गया। अब जब इस तरह का डायग्राम बना लगे, तो जो राजेश इज द फादर ऑफ दैट मैन, जो मैन बात कर रहा है ना, राजेश उसके पिता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ही ईजी होते हैं। इनमें क्या होता है कि कोई भी आपको सबसे पहले बता देगा कि आप इस जगह खड़े हैं। अब इससे जो है नॉर्थ में चलो, साउथ में चलो, वेस्ट में चलो, ईस्ट में चलो, इतने इतने मीटर चलो और चलते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। कहीं आप इन्हीं में गलती कर दोगे तो फिर तो आप मतलब गलत कर दोगे क्वेश्चन। तो देखो, इस इन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, आप किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउस पी इज हाउस पी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ हाउस क्यू। ठीक है, हाउस पी क्या है, 10 मीटर नॉर्थ है हाउस क्यू के। मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से करा है, हमने स्टार्ट करा है हाउस क्यू से। क्यू से 10 मीटर जाऊंगा तो पी पे पहुंचूंगा। अब क्वेश्चन में देखा पी से जो है मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा 5 मीटर, तो आर पे पहुंचूंगा। आर से फिर साउथ की तरफ जाऊंगा तो एस पे पहुंचूंगा। एस से फिर मैं जो है पूर्व की तरफ जाऊंगा, मतलब ईस्ट की तरफ, तो मैं टी पे पहुंचूंगा। फिर टी से मैं जो है वापस नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो यू पे पहुंचूंगा। तो अब वो बोला टी और आर के बीच में जो है, मतलब टी आर जो है टी के रिस्पेक्ट में किधर है, तो मतलब वेस्ट नॉर्थ में, सीधा सीधा इसमें नॉर्थ वेस्ट में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है,
ओके, तो देखो, इसमें है ना कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें क्या पूछते हैं कि इनमें आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि देखो ये 5 दोस्त हैं, इनको इस तरीके से मार्क्स प्राप्त हुए, तो हमें क्या है इक्वेशन बनानी है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, अमंग 5 फ्रेंड्स MNOPQ, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नंबर प्राप्त किए, P स्कोर्ड मोर देन N, मतलब P के जो है N से ज़्यादा नंबर आए लेकिन Q से कम आए। ओ स्कोर्ड मोर देन ओनली एम, मतलब ओ के केवल एम से ज़्यादा नंबर आएंगे। जब आप इन तीनों इक्वेशंस को मिक्स कर दोगे ना, इन तीनों सेंटेंस को, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, ये वाली इक्वेशन बन के आएगी कि क्यू जो है पी से ज़्यादा है और पी के नंबर एन से ज़्यादा है। और फिर दूसरे स्टेटमेंट देखोगे, उस हिसाब से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्यू के नंबर पी से ज़्यादा है, पी एन से ज़्यादा है, एन ओ से ज़्यादा, और सबसे कम नंबर है एम के। तो आपको सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा, हु स्कोर मोर देन पी। तो इस इक्वेशन से देख लो, पी से ज़्यादा किसने स्कोर किया, क्यू ने किया है केवल, तो इसमें क्यू आ जाएगा। दूसरा पूछेगा हाउ मेनी परसेंट स्कोर्ड मोर देन एन, तो एन से ज़्यादा दो लोगों ने करा है, पी और क्यू ने जो है नंबर प्राप्त करे हैं, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। देखो, ओज मार्क्स वॉज डेफिनेटली लेस देन एम, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ओ के तो भाई एम से ज़्यादा ही है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यू स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट, नहीं, क्यू तो सबसे ज़्यादा नंबर लाया, तो ये भी गलत हो जाएगा। पी स्कोर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, नहीं, पी ने तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किए, तो ये भी गलत। ओनली टू पीपल स्कोर मोर देन, नो, नहीं भाई, चार चार लोगों ने एम से ज़्यादा नंबर जो है प्राप्त करे हैं, तो ये भी गलत। तो नन इज ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इनमें है ना थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेरी इसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मेरा ये गलत हो गया। इसमें प्रैक्टिस देखो किस तरह की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें कॉमन, आपको कॉमन चीज़ देखनी है कि भाई किससे कंपैरिजन हो रहा है, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको पता है, देखो, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, सबसे पहले आप क्या पता करो, इसमें सही सही तरीका बताता हूँ मैं आपको, बढ़िया। ये पता कर लो भाई कॉमन कौन सा है इसमें, कॉमन एलिमेंट कौन सा है। एक ने एक नंबर, एक ने एक अल्फ़ाबेट आपको कॉमन मिलेगा। तो देखो, ABDC, FGHC, तो आपको दिख रहा है कौन सा कॉमन है भाई, ये सी है ना, सी दोनों में आ रहा है। तो 101% गारंटी कि इस सी को मानकर आपको इक्वेशन बनानी है। ये सी है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है इसके अंदर। अब देखो क्या पूछ रहा है, एच जो है बी से बड़ा है, डी जो है बी जी के बराबर है या छोटा है, जी के बराबर है बड़ा है, ठीक है। अब ये पूछे दोनों सही है, तीनों सही है, क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, अब हमें क्या दे रखा है, गिवन स्टेटमेंट ये है। अब इसको क्या है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला देता हूँ तो मुझे कैसा स्टेटमेंट मिलता है, ये हमें देखना है। तीनों अगर मैं इसको मिला दूँ, मुझे इस तरह की इक्वेशन बनानी है जिससे मेरा आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो क्या बोल रहे हैं, बी इज लेस देन एच, ट्रू। कैसे है देखो, एच बी से बड़ा क्यों है, इसका देखो सीधा सीधा बताता हूँ। देखो, एच सी के बराबर है, सी डी से बड़ा है और डी बी से बड़ा है, तो इसका मतलब एच तो बी से बड़ा होगा ही होगा। तो एक तो ये सही हो गया सीधा सीधा। जी इज लेस देन इक्वल टू डी, देखो, जी डी से छोटा है, कैसे हो सकता है ये, देखो, एच जो है वो जी से बड़ा है, ठीक है, और सी जो है वो डी से बड़ा है, और सी और एच बराबर है। तो देखो इसमें क्लियरली दे रखा है, क्लियर रिलेशन है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे सी और एच में तो क्लियर रिलेशन दे रखा है, लेकिन जी और डी में क्लियर रिलेशन नहीं दे रखा। जी और डी का आप एक्चुअली पता लगा ही नहीं सकते। कैसे पता लगाओगे, देखो, सी मान लो 2 है, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू 2 है, मान लिया हमने ये 2 2 है। अब डी अगर मान लो 3.5 है और जी 4.5 है, दोनों ही जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। सपोज जी 1.5 है और ये 1.7 है, तो सी और एच दोनों से बड़े हो गए, तो इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। इसलिए हम कभी पता नहीं लगा सकते कि डी जी और डी में क्या जो है समानता है, या इनमें कैसे रिलेशन स्थापित करें, क्योंकि ये और ये वैल्यू दो अलग अलग उन पे निर्भर कर रही है, दो अलग अलग अल्फाबेट पे निर्भर कर रही है। तो हम यहाँ से कभी पता लगा ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि अगर मान लो ये इनकी वैल्यू 2 और 2 है और इसकी वैल्यू 1.3 है और इसकी वैल्यू 1.7 है, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम कभी पता लगा ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे केवल कंक्लूजन में ट्रू होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको है ना एक एक सिंपल इक्वेशन बनानी है, और इन दोनों इक्वेशन को एक इक्वेशन में बदलना है, ठीक है। और
सारे जो जितने भी आपको चीज़ें दे रखी है ना वो सब इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। जितने भी आपको सिंबल्स दे रखे हैं, जितने भी आपको ग्रेटर देन लेस देन वाले जो आइकन दे रखे हैं वो सब इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आप इसका सही उत्तर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम ये वाला उसी तरीके का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको सिंपल आपको जो है एक इक्वेशन बना लेनी है। ये बन गई इक्वेशन हमारी, और आप देख सकते हैं कंक्लूजन दोनों ही फॉल्स होंगे क्योंकि कोई रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो रहा दोनों में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको आप जो है प्रॉपर प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे ग्रेटर देन है इसे। तो आप जब भी कंफ्यूज हो ना, इसमें सबसे अच्छा तरीका है नंबर डाल के देख लो। आप नंबर असाइन कर दो, आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप बस नंबर डाल दो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला भी इसी तरीके का है। सेम हम वही वाला मेथड लगा के इसको कर देंगे। ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा आपका आइदर वन और ट्रू। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो सिलोजिम्स होते हैं, सिलोजिम बोलते हैं इनको ना, तो इसमें हमें एब्सोल्यूट स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना कि स्टेटमेंट बोल रहा है नो स्कूल इज कॉलेज, तो हमें ये नहीं देखना है स्कूल और कॉलेज ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं देखना हमें। जो स्टेटमेंट दे रखा है हमें उसे हमेशा अ, मतलब ऐसा मान के चलना है कि वो सत्य ही होगा। ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को हमें सत्य मान के चलना है हमेशा। अब ये बोल रहा है कोई स्कूल कॉलेज नहीं होती, तो हमें ये सोच नहीं बैठना यार कि स्कूल कॉलेज कैसे हो सकती है। ठीक है। तो ये सोचने नहीं बैठना, जो दे रखा है उसको सत्य मानना है। और इसी तरह के प्रश्न सी सेट में भी पूछते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जब मैं एग्जाम देके आया था तब इसी तरह के प्रश्न आए थे। और देखो ये प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछते हैं आपसे, तो ये वाले प्रश्न तो आपके मुंह पे होने चाहिए आपको, तो मुंह जबानी याद होने चाहिए। इनके रूल्स, इनके कई रूल्स होते हैं, वो आप पढ़ लेना, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। वो रूल्स आपको रटे होने चाहिए। अगर वो आपको रटे हुए हैं ना, आप 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर दोगे, ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं आपको। चलो देखो, नो स्कूल इज कॉलेज, नो कॉलेज इज यूनिवर्सिटी, नो। अब इसमें देखो ये स्टेटमेंट दे दिया भाई कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, तो देखो सीधा सीधा हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, तो स्कूल और कॉलेज में कोई संबंध नहीं है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। अब देखो क्या पूछ रहा है, नो स्कूल इज यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब देखो नो स्कूल इज यूनिवर्सिटी, आपको पता है यूनिवर्सिटी और स्कूल में डायरेक्ट कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। देखो यहाँ आप देख सकते हो, एज देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी सो इट इज पॉसिबल बट नॉट डेफिनेट। हो सकता है बट, हो सकता है लेकिन डेफिनेटली नहीं कि होगा ही। तो इसको हम फॉल्स की कैटेगरी में लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, ऑल स्कूल है यूनिवर्सिटी, ऑल स्कूल है यूनिवर्सिटी। पॉसिबल है लेकिन इसको हम डेफिनेट नहीं बोल सकते। तो अगर हमें ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती है ना जो हो सकती है लेकिन 100% श्योर नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा फॉल्स आएगा। तो इसमें कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, तो इसमें उत्तर आ जाएगा ये चौथा। देखो ऑल नोज इज हेयर, देखो ये जब स्टेटमेंट आते हैं ना तो उसका सीधा सीधा पहले तो डायग्राम बना लो आप इस तरह का। ये डायग्राम बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ इसमें किस तरह की जो है अ, ये प्रॉब्लम किस तरह की है, और हमें जो इस जो इसके कंक्लूजन है उसको किस तरीके से चेक करना है। अगर आपका डायग्राम सही है ना तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। डायग्राम अगर आपने गलत बना दिया ना तो फिर आपका, ये वेन डायग्राम बोलते हैं इनको, ठीक है, वेन डायग्राम, VENN। तो वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम बनाना अगर आपको आता है इन प्रश्नों में तो आपका कोई सा भी सवाल गलत होने के चांस हो ही नहीं सकते। तो देखो सीधा सीधा बोल रहा है, जो हमें स्टेटमेंट दे रखे उसके आधार पे मैंने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, कंक्लूजन, सम हैंड इज हेयर। तो भाई सम हैंड इज हेयर। अब देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट देखो आप सबसे पहले, ऑल नोज इज हेयर, नो नोज इज हैंड, ऑल ईयर इज नोज। इसमें दे रखा है नो नोज इज हैंड। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हैंड और हेयर में रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो देखो ये संभव तो है लेकिन 100% नहीं कह सकते हम। और अगर कोई भी चीज़ जो संभव है 100% ना हो तो हमें फॉल्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा नो हेयर इज हैंड, ये भी फॉल्स है क्योंकि पॉसिबल है लेकिन डेफिनेट नहीं कह सकते हम। तो इसमें आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो होगा। और देखो आइदर और की कंडीशन क्या होती है, देखो both the conclusion must cannot be determined, both the object in both the conclusion must be same, if one conclusion is positive then other should be negative। ठीक है। और कंप्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए, ऑल या सम नॉट, सम या नो, इस तरह का अगर पेयर बन रहा है ना आपको, तो आइदर और वाला हमें टिक करना है।
यहाँ पे आइदर और वाला कौन सा था भाई, ये था। ये मेरा सही नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको बाद में पढ़ा जाके, तो अब मुझे समझ आ गया आइदर और वाले केस में क्या क्या करना है। ये 3 कंडीशन अगर मैच करे तो आइदर और वाला हमारा ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये तो सीधा सीधा दे रखा है। ये वो वाले सवाल होते हैं। एक सर्कल है जिसमें 7 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, एक अपने मतलब एफ के सामने सी बैठा है, सी के सामने एच बैठा है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी दे रखा होता है ना, इसमें एक रूल आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा रूल है? अगर आपने एक चीज फिक्स कर ली, मैंने सपोज ये फिक्स कर लिया डी है मेरा, तो डी का जो राइट हैंड साइड होगा ना वो इसी तरफ होगा, और सबका राइट हैंड साइड एक तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एफ का राइट हैंड साइड तो आप इसको बोल दो, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरो बोल दो एफ का राइट हैंड साइड, और डी का अभी ये वाला बोल रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अगर इसमें आपने ढंग से ध्यान रख लिया तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, बच्चे क्या सोचते हैं कि डी का लेफ्ट इधर मान लेते हैं और एफ का लेफ्ट इधर मान लेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। अगर आपने किसी एक का लेफ्ट एक साइड मान लिया तो सभी के लेफ्ट उसी साइड में होंगे, उससे विपरीत साइड में नहीं होंगे। बस अगर आपने ये रूल समझ लिया तो आपके सारे सही हो जाएंगे। जब आप ये सारे सेंटेंस मिला लोगे तो आपको इस तरह का पोजीशन मिल जाएगा। अब सवाल कुछ भी नहीं है, वो यही पूछेगा कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है। तो सिंपल आप इसका आंसर देख लो और आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका हो जाएगा। आप उत्तर यहाँ से देख लो एक बार और फिर इसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। इनके तीनों के आप जो स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन आएगा आपका। ये सेम वो वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, पता लगाना है। ये एक पैटर्न बना लो, उसके बाद देख लो प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू का बन रहा है, फिर जीरो, फिर प्लस टू, फिर जीरो, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो आपका आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आंसर होगा KLLA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या है, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आप ढंग से देखो, इसमें इसमें +1 +2 नहीं करना हमें। इसमें देखना है कि भाई होंडा है, देखो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, अगर पांचों जो है आपको लेटर, ठीक है, पांचों अल्फा, जैसे 5 अल्फाबेट का एक वर्ड है, पांचों अल्फाबेट इधर दिख रहे हैं, बस अरेंजमेंट अलग है। तो हमें देखना है अरेंज किस तरह करा है। तो देखो कैसे अरेंज करा है, पहले को थर्ड पे ले गए और तीसरे को पहले पे ले आए, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे अरेंज करा, हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो एच है, एच की जगह है, ओ जो है, सॉरी, दूसरे को देखो, ओ और डी में इंटरचेंज हो गया। दूसरे को चौथे पे ले गए, चौथे को दूसरे पे ले आए। तो हमें क्या करना है, दूसरे को चौथे पे लेके जाना है, चौथे को दूसरे पे लाना है। तो बजाज तो बजाज ही रहेगा, तो इसलिए इसका उत्तर बजाज आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह के आप बना सकते हो डायग्राम। दूसरे को चौथे पे ले गए, चौथे को दूसरे पे ले आए, इसलिए इसका जो है बजाज को बजाज ही लिख देंगे हम। अब देखो इसमें किस तरह की पेंसिल को NEPLIC लिखते हैं, तो इरेजर को कैसे लिखेंगे। तो सिंपल आपको इस तरह के डायग्राम बनाने हैं भाई। P से P जा रहा है, N से N जा रहा है, C से C जा रहा है, L से L जा रहा है, और E और I में चेंज हो रहा है। तो इसी तरह जब आप इस पे लगाओगे तो आपको आसानी से यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा ARERES, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या, ये होते हैं सिंबल और मीनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कोड दे रखा है आपको और फिर इसकी मीनिंग दे रखा है। कोड क्या दे रखा है कि जो है आपका जो भाग का निशान होगा, ठीक है, डिवीजन का निशान होगा, उसको सन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस को कर रहे हैं सिस्टर से, और डॉटर फिर ब्रदर, ठीक है, बराबर डॉटर हो गया और हैश हो गया ब्रदर, इस तरह का है। जो आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, या तो आप इसका डायग्राम बना के कर लो, ये सिंपल हो जाएगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। तो डायग्राम बना के करने से क्या होता है, आप आसानी से जो है इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो है आप आसानी से समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो जे से यू, यू से फिर ये आर और एफ एक लेवल पे, फिर सबसे नीचे पी है, तो यू जो है ग्रैंड फादर हो जाएंगे पी के। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रैंड फादर। अब आज का फाइनल, फाइनल नहीं है अभी तो, अच्छा हाँ, 6 क्वेश्चन और बचे हैं अभी तो। देखो इसमें क्या करना है आपको, सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायग्राम बन जाएगा, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। जो जो दे रखा है बस वो कर लो, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। और आपको डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला मतलब इसमें डायग्राम बना के सीधा सीधा अ, अ, एक वो बन जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कौन सी वाली इक्वेशन बन जाएगी, AG² इक्वल टू AB² प्लस BG², ठीक है। तो AG² दो मतलब 8 आ जाएगा, √8 मीटर आ जाएगा इसका आंसर।
अब इसी मतलब 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, तो उसमें पूछा है वो किससे रिलेटेड था। आपको बस डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम पता है, फिर इसमें कौन किसके रेस्पेक्टिव है आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय कंक्लूजन्स, यही वही है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या दे रखा है। इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा, जू के अंदर फॉरेस्ट आ रहा है, फॉरेस्ट और स्काई में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। तो कंक्लूजन हमें पूछा सम जू आर स्काई, सम जू आर स्काई, तो नथिंग कैन बी जू एक्सेप्ट फॉरेस्ट, तो भाई ये तो गलत ही हो जाएगा। नो जू इज स्काई, नो जू इज स्काई, ये सही बात है। तो ठीक है, इसमें आ जाएगा मतलब दूसरा फॉलो करेंगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। सिंपल, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आ गया तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, देखो अब देखो ये सेम वही वही वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें एक स्टेटमेंट दे रखे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और उससे हमें डिड्यूस करना है कि इनके मार्क्स कितने, इसकी एजेस कितनी है। ठीक है, एज हमें पता करनी है सबकी, और हमें रैंडमली एजेस बता रखी है, और 5-6 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, आप एक एक स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, और उस हिसाब से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, या एक टेबल बना लो इस तरह की। तो देखो इस केस 1 केस 2 के हिसाब से एज, पर्सन पर्सन, इन्होंने एक पूरी टेबल बना ली। इस तरह की टेबल बनानी अगर आपको आ गई ना, आप आराम से कर लोगे। तो केस 1 में आपको 1-2 चीज़ों का पता चलेगा, केस 2 में आपको और सारी चीज़ों का पता चलेगा, और आप आसानी से फिर जो है, जैसे-जैसे बोला जा रहा है वैसे-वैसे करते जाओ, तो आपको फाइनली एक टेबल बन के क्रिएट हो जाएगी, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अगर आप देखोगे फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसका आंसर फटाफट निकल जाएँगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है अब आपसे, भाई कौन यंगेस्ट है? तो इस तरह का आप जब सारी स्टेटमेंट्स क्लियर कर लोगे, तो आपको पता चलेगा भाई यंगेस्ट जो है पी है। पी की एज है 9, फिर एस की 16, ओ की 17, ये सब चीज़ें ये जैसे-जैसे आप स्टेटमेंट बनाओगे वैसे-वैसे आपको पता चलेगा। एक बार में आप पूरा स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे, तो 2-3 बार में बनेगा। तो इन क्वेश्चंस की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं आएँगे क्वेश्चन आपको समझ में। ठीक है? तो जैसे अब उस टेबल से आप सारे आंसर कर सकते हो। ये जो फाइनल टेबल आपके पास बन जाएगी ना, उससे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएँगे। जैसे इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जाए। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन्स आर ओल्डर देन क्यू? तो क्यू से बड़े कौन-कौन है? ओल्डर देन, ठीक, क्यू से तो 1, 2, 3, 3 लोग हैं जो टी, एन और आर, यही ओल्डर है, ओल्डर देन क्यू है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3, सही है। अब क्या बोल रहा है? एज ऑफ ओ, तो भाई इस आराम से इस टेबल से आपको पता चल जाएगा, किसी की भी एज पूछ लिया कौन किससे बड़ा है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो एज ऑफ ओ कितनी, 17, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 17। तो यार ये वाला जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था जीवन का, उसका ये फाइनल मैंने सॉल्यूशन वीडियो बना दिया है। अब इसके बाद कोई बचा नहीं है, इसका पांचों वीडियो मैं बना चुका हूँ। आराम से आप देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, बैठो कॉपी पेन लेके, और क्वेश्चन देखो और आंसर मत देखो, और आंसर निकालने की कोशिश करो। और जितने भी मैंने मेथड बताए उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इस वीडियो को वापस देख लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से यही ट्राई करूँगा कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आती है, चाहे मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड हो, पार्ट बी में आपको कोई भी ऐसा सेक्शन मिले, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं उसमें अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ। तो कंप्यूटर से रिलेटेड, या आपको पार्ट बी में पांचों सेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यार इसी तरह मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीडियोस को देखने के लिए, और इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।